हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 8 की एसएसटी चैप्टर नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज। इसके आज हम लोग करने वाले हैं बच्चा आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्या करने वाले हैं हम लोग? आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग आज के इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। इनसे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिटेल में समझ चुके हैं। इस वाले पार्ट में हम लोग चैप्टर के जो वन शॉट रिवीजन है अलोंग विद इट्स नोट्स, हम लोग वो कवर अप कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो देख ली है, इन दोनों में से कोई भी देख लिए, चाहे डिटेल हो गई और चाहे आपकी वन शॉट हो गई, तब आप लोग उसके बाद हम लोग आज करेंगे आप लोगों का ये वन शॉट की जगह आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ठीक है जी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले आप लोग वो वाली वीडियो देखना, फिर आप लोग इस वाली वीडियो पे स्विच करना। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम बात करेंगे बच्चा आप लोगों के आपके क्या एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। किसकी बात करेंगे हम लोग? बात करेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। ओके देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे आएगा, नेचर बिकम्स अ रिसोर्स व्हेन इट इज। कि आपका, बिकॉज हमने इस चैप्टर में पढ़ा है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, क्यों हमें सस्टेनेबल करना चाहिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमने आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर अप करे हैं, बिकॉज ज्योग्राफी वाला पार्ट हमने इसमें पढ़ लिया है। अच्छा, अब देखो आपसे उसी रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कि जो एक नेचर है वो रिसोर्स कब बनती है? नेचर रिसोर्स कब बनेगी? जब एनवायरनमेंट में पाई जाएगी वो तो वैसे भी है, ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट करी जाएगी वो तो कर ही ली जाएगी, लेकिन जब वो ह्यूमंस के द्वारा यूज करी जाएगी उनके कंजम्पशन के लिए या फिर उनके जीने के लिए, तब उसे हम बोलेंगे आपका रिसोर्स। बिकॉज हमने पढ़ा था कि एक नेचर जो है वो रिसोर्स कब बनता है? जब उसको ह्यूमन बींग्स यूज कर लेते हैं, जब वो यूज होते हैं यानी कि यूटिलाइज होती है ह्यूमन बींग्स के द्वारा, तभी जो है वो क्या बनता है? एक रिसोर्स बनता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो, कहते हैं पेट्रोलियम डीप अंडर द ओशियन में नॉट बी कंसिडर्ड आ रिसोर्स। भाई देखो, अभी आपने बोला कि नेचर जो है वो रिसोर्स बन जाती है, लेकिन वो रिसोर्स कब बनती है? जब वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज करी जाए। तो अगर सेकंड क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो पेट्रोल है ना, पेट्रोलियम बेसिकली, वो जो है ओशन के नीचे पड़ा हुआ है, मतलब वो डीप अंडर ओशन वहीं पर है वो, लेकिन आप उसको रिसोर्स कब तक नहीं कहोगे? जब तक वो टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल ना हो, क्योंकि उसको ह्यूमन बींग्स तब तक यूज ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमने पढ़ा था 3 कंडीशंस कि एक नेचर जो है वो रिसोर्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट रिसोर्स कब बनता है? पहली चीज तो वो किसी भी तरह से ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे, यानी कि उनके इस्तेमाल हो। प्रोवाइडेड इसमें 3 कंडीशंस थी। एक आपको याद होगा, एक थी हमारे पास टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, आई होप आपको याद होंगी। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, एक थी हमारे पास इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि प्रॉफिटेबल हो वो हमारे लिए, कि जब हम उसका एक्सट्रैक्शन करें तो उससे हमें प्रॉफिट जनरेट हो। एंड तीसरी बात कल्चरली एक्सेप्टेबल, कि जो सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट करे, तब हम उसको मानेंगे कि हाँ जी वो जो चीज है वो आपकी रिसोर्स है। तो जब तक टेक्नोलॉजी हमारी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, या प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो रिसोर्स कैसे बनेगा? तो अगर पेट्रोल पड़ा ही हुआ है बस, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी इतना ओशियन के नीचे तक पहुंच ही नहीं सकती है, तो क्या वो हमारे लिए यूजफुल हुआ? नहीं हुआ। तो क्या वो रिसोर्स हुआ? नहीं हुआ। दैट मीन इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? सी, इट मे नॉट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच पाना, तो किसका पहुंच पाना? टेक्नोलॉजी का उस तक पहुंच पाना शायद ये पॉसिबल नहीं था। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सा है? अब आपने पढ़ा था भैया कि दो प्रकार के रिसोर्स है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, कि वो कब खत्म हो सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स थे जो कि अगर खत्म हो गए हैं तो जल्दी से वो रिन्यू हो सकते हैं, रिप्लेनिश बहुत जल्दी हो जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स थे, तो नॉन रिन्यूएबल जैसे कि आपके कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो कि अगर एक बार एग्जॉस्ट हो गए यानी कि खत्म हो गए, तो दोबारा उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। वो आपके हुए नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में कौन से आएंगे? आपके सोलर एनर्जी, अगर आज खत्म हो भी गई तो सन तो कल भी निकलेगा, कल दोबारा और प्रोड्यूस कर लेना। विंड एनर्जी, हवा कल भी चलेगी, कल और प्रोड्यूस कर लेना। दैट मीन्स वो आपके क्या बार बार प्रोड्यूस हो सकते हैं, जल्दी हो जाएंगे बेसिकली। जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं उसका इस्तेमाल हमने कम से कम करना चाहिए, हमें पता है, क्योंकि पहली बात तो इनको इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट में काफी बेसिकली पॉल्यूशन फैलता है बहुत, बिकॉज बहुत हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज होती है, तो हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ता है।
दूसरी बात, ये एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव वैसे नहीं कहूँगी, लेकिन ये कहूँगी कि अगर ये खत्म हो गई, तो फिर हमें उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ इन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। और अगर तब हम सिर्फ़ इन पे डिपेंड रहेंगे, तो आज इसको हम सही से इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये कुछ बातें हुँ। ओके। यानी कि हमें इसका इस्तेमाल जो है कम करना चाहिए और हमें शिफ्ट करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, बिकॉज़ ये इससे पॉल्यूशन भी कम होता है, इससे एनवायरनमेंट को नुकसान भी ज़्यादा पहुँचेगा, तो ये प्रॉब्लम कुछ रहती है। देखो कह रहे हैं रिन्यूएबल कौन-सा इनमें से? कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, इन सबको बनने में बहुत साल लगेंगे, लेकिन मैंने बोला सोलर एनर्जी एक ऐसा है जो कि बहुत जल्दी से दोबारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या नेचुरल रिसोर्सेज हमने जो पढ़ा था कि जो रिसोर्सेज नेचर के द्वारा बनाए गए होते हैं, प्लांट्स है, ट्रीज है, एटसेट्रा, क्या ये सब पूरे वर्ल्ड में इवनली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? नहीं है। क्या सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज में पाए जाते हैं? नहीं, बल्कि क्या है, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे ही प्लेनेट में, कहीं पर ये बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। ये वाली चीज। क्वेश्चन नंबर 5, जो हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स कर्स, जिसके बारे में आगे में भी हम पढ़ने वाले हैं, बाकी हमने वहां पढ़ा हुआ है। तो जो हम ये टर्म यूज करते हैं, द टर्म नेचुरल रिसोर्स कर्स, इसका मतलब क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्स उस जगह पर है, पर उसके बाद भी वहां पर डेवलपमेंट इतनी अच्छी नहीं है। तो वही वाली बात होगी कि यहाँ पे क्या स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत, डिस्पाइट रिच नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ तब भी बहुत कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6, द पैराडॉक्स ऑफ द प्लेंटी, इसका मतलब क्या होता है कि अगर बहुत सारा कुछ है, यानी कि अगर एक कंट्री में बहुत कुछ है, बहुत रिसोर्सेज हैं, तो क्या वो कंट्री रिच हो गई? नहीं हुई। तो वही यहाँ पर कहते हैं कि प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज डज नॉट ऑलवेज मेक अ कंट्री रिच, कि इससे कंट्री जरूरी नहीं है कि बिल्कुल रिच वो हो ही जाएगी, उसको हम रिच ही कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेवॉर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो हम ये वर्ड, एक सेकंड, ये क्वेश्चन मैंने शायद दोबारा भी डाल दिया क्या? ऐसा लग सा क्यों रहा है? चलो आगे देख लेंगे होगा तो। कहते हैं स्टेवॉर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि अगर हम एक वर्ड यहाँ पे टर्म यूज करेगी थी आपके एक पेज पे, स्टेवॉर्डशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमें करना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल वे से सही तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, ताकि वो आगे की जनरेशन के लिए भी बचा रहे, एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सस्टेनेबल यूज भी रिसोर्सेज का बच्चा आपका बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये सब बच्चों को पता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। मैंने बता रखा है, बायो जहां भी वर्ड आए समझ जाना, जो भी हमें नेचर से मिल रहा है। अब चाहे वो नेचर से मिलने वाली चीज प्लांट्स हो, चाहे वो नेचर से मिलने वाली चीज आपकी एनिमल्स, ये आपकी होंगी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि बहुत विभिन्नता है, बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वही यहाँ पर कहा हुआ है कि हमारे यहाँ पे प्लांट्स की, एनिमल्स की बहुत स्पीशीज बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर वही बोला हुआ है कि डायो अगर यहाँ पे इसका लॉस हो रहा है, लॉस होने का मतलब क्या है कि जो वैरायटी है अर्थ पे वो डिक्लाइन हो रही है, यानी कि वो कम हो रही है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर दैट, कि अगर आप ये कह रहे हो कि आपको रिसोर्सेज का सही तरीके से सस्टेनेबल यूज करना चाहिए। नाउ व्हाट इज सस्टेनेबल यूज? इसका मतलब होता है कि आप एक तो अभी के लिए जो रिसोर्स है वो आप सही उसका इस्तेमाल करो, ना तो आज के एनवायरनमेंट को नुकसान हो, आगे आने वाली फ्यूचर की जनरेशंस के लिए भी वो बचा रहे, उसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल। तो कहते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, कि आप इसे बहुत जल्दी खत्म करो? नहीं, कि नेचुरल साइकिल्स को डिस्टर्ब ना करा जाए। ठीक है जी। दे आर रिप्लेस्ड बाय नॉन रिन्यूएबल्स, नॉन रिन्यूएबल से आप क्या करो, इसका रिप्लेसमेंट कर दो। आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकते हो, इन कहते हैं नॉन रिन्यूएबल से रिप्लेस कर दो, यानी कि नॉन रिन्यूएबल का इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, है ना। और इंडस्ट्रीज क्या है, इसको यूज करना स्टॉप कर दे, ऐसा भी नहीं है, मतलब बिल्कुल। तो ये चीज नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? आपका होगा बी, कि जो नेचुरल साइकिल चल रही है, जो आप यूजुअली करते हो बेसिकली, जो आपका जिस तरीके से आप नॉर्मली काम करते हो ना, आप उस तरीके से करो। जो नेचुरली साइकिल चल रही है ना, कि उसका इस्तेमाल कम हो रहा है, उसको सही कर रहे हैं, उसको आप डिस्टर्ब मत करो बेसिकली। कि अगर आप ये कर रहे हो कि ट्रीज को आप अगर लगा नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट ट्रीज को काटो मत, क्योंकि ट्रीज को आप काटोगे तो आप नेचुरल साइकिल को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो आपको मना कर रहे हैं, इससे ये बहुत जरूरी है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन कब होता है? अकर्स व्हेन, ग्राउंड वाटर का मतलब हमको पता है जमीन के नीचे का जो पानी, जो फ्रेश वाटर होता है बेसिकली, तो कहते हैं उसका डिप्लेशन कब होगा? जब रेनफॉल बढ़ेगी। अरे, अगर बढ़ेगी तो फिर कैसे कम हो जाएगा वो? रिवर ओवरफ्लो करेंगी? नहीं। एक्सट्रैक्शन रेट, यानी कि जो उसको ग्राउंड वाटर को निकालने का रेट जो है वो
कम होगा दैन द रिचार्ज रेट। क्या आप कम निकाल रहे हो उसको, तब होगा। अगर आप उसको कम ही निकाल रहे होंगे, यानी कि आप जितना उसमें पानी भर रहे हो, उससे अगर कम ही निकाल रहे हो, तो फिर डिप्लेशन तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक्सट्रैक्शन ज़्यादा कर रहे हो, जितना आप उसमें पानी डाल रहे हो, तब जो है उसका क्या हो जाएगा, डिप्लेशन हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रेजिंग ग्राउंड वाटर लेवल? ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ कैसे सकता है? आप ऐसा क्या कर सकते हो? इरिगेशन ज़्यादा करोगे तो नहीं, हार्वेस्टिंग करोगे बिल्कुल। अगर आप पंपिंग बहुत ज़्यादा करोगे, यानी कि पानी बहुत निकाल रहे हो पंप कर के बाहर, तो भी नहीं, और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से भी नहीं, तो इसका आंसर होगा आपका बी, वाटर हार्वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, मेनी सिटीज में सून फेस वाटर स्कार्सिटी बिकॉज ऑफ। यहाँ आप देखोगे आने वाले टाइम पे जो बहुत शहर है ना, कई शहरों में आपको बहुत जल्दी पानी की कमी दिखेगी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी दिखना। तो कमी क्यों दिखेगी? भैया उन लोगों ने ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन बहुत ज्यादा कर लिया होगा, तभी ऐसा होता है। बिकॉज आपको पता है कि मैं बेसिकली क्या करती हूँ, हर एक पेज पे से जो भी क्वेश्चन पहले बन सकते हैं वो सब बनाती हूँ, कि उस पेज से एमसीक्यू कौन से बन सकते हैं, उस पर्टिकुलर पेज से आपके जो ये शॉर्ट है वो कौन से बन सकते हैं, लॉन्ग कौन सा बन सकता है, उसके बाद में नेक्स्ट वाले पेज पे मूव ऑन करती हूँ। तो उस पेज से जो भी बन सकता है मैं वो सब इसमें डाल देती हूँ, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13, सॉइल डिग्रेडेशन, कि भैया सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई, सॉइल खराब हो गई, तो ये कैसे हो सकता है? कि आपने नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करा होगा, नहीं, उससे तो बढ़िया होगी क्वालिटी। मल्चिंग का मतलब होता है जब हम फॉर सपोज उसको ना क्रॉप्स को कवर करने के लिए उसको ग्रास वगैरह से कवर अप कर देते हैं, उसे बोलते हैं मल्चिंग, तो उससे भी कम नहीं होगी। मल्टी क्रॉपिंग करेंगे तो और बढ़िया हो जाएगी। लेकिन सॉइल खराब होती है जब आप बहुत बेकार तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो, वो भी सही तरीके से उसका यूज नहीं करते हो, तब सॉइल की क्वालिटी जो होती है वो खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following practices help in soil management? तो सॉइल को मैनेज करने में क्या हेल्प कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना नहीं, मोनोक्रॉपिंग करना, या मैं कहूँ करें, अच्छा, कहते हैं कि हेल्प कैसे करेगा सॉइल को मैनेज करने में, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा इसमें। मोनोक्रॉपिंग करेंगे तो भी ओके ओके रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हम काउ डंग का या मल्चिंग का इस्तेमाल करें, यानी कि हम प्रॉपर मेन्योर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, इसमें क्या होगा, अच्छे से आपके जो सॉइल है वो मैनेज हो जाएगी। सॉरी, ओके जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन। आपको याद है वो दो टर्म आपके चैप्टर में आई थी। एक होता है जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरेशन, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं आपका रीजनरेशन। तो रिस्टोरेशन का मतलब बेसिकली होता है, फॉर सपोज आपने कोई नुकसान पहुंचाया किसी पेड़ को, आपने एक पेड़ काट दिया तो आपने खराब कर दिया। लेकिन अगर आप वहीं पर एक और पेड़ लगा भी दो, तो आपने क्या करा, आपने उसको जो आपने खराब किया था आपने उसको रिस्टोर कर दिया, आपने उसको ठीक कर दिया। तो जब आपके द्वारा वो काम करा जाए उसे हम बोलेंगे रिस्टोरेशन, ठीक है जी। लेकिन अगर फॉर सपोज एक कोई पेड़ था, या कोई प्लांट है, कुछ भी है, वो खुद ही गिर गया, उसकी लीव्स खुद ही डिकम्पोज हो गई, वहां पे नया पेड़ खुद ही ग्रो हो रहा है, आप उसमें कुछ छेड़खानी नहीं कर रहे हो। जो फॉरेस्ट है या जो पेड़ है, जो प्लांट है, कुछ भी है, वो खुद से ही खुद को ठीक कर रहा है, उसे हम बोलेंगे रीजनरेशन। अब ये समझ में आया? आपने खराब करा फिर आप सही कर रहे हो, उसे आप बोलोगे रिस्टोरेशन। लेकिन अगर वो खुद खराब हुआ और नेचर उसे खुद ही ठीक कर रहा है, वो होगा आपका रीजनरेशन। अगर यहाँ से आपसे, हाँ, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है, तो क्रिएशन ऑफ न्यू लाइफ नहीं, ये होगा आपका रीजनरेशन। बल्कि रिटर्निंग टू ओरिजिनल हेल्दी स्टेट, कि आपने उसे खराब किया था और फिर अब आप उसको दोबारा उसकी स्टेट में वापस लेकर आ रहे हो, उसे हम बोलेंगे क्या, आपका रिस्टोरेशन। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कहते हैं कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो आपको याद है इंटर स्टेट डिस्प्यूट के बारे में हमने बात करी थी कि तमिलनाडु कर्नाटक इनके बीच में यहाँ पर कावेरी नदी के यूज को लेकर डिस्प्यूट होता है, लड़ाइयां होती हैं। तो कहते हैं वो क्यों हुआ था, एग्जाम्पल किस चीज का है वो, उसका आंसर आएगा आपका बी, रिसोर्स शेयरिंग कन्फ्लिक्ट, कि भैया रिसोर्स को यानी कि पानी को शेयर करने का कन्फ्लिक्ट यहाँ पे हो रहा था, किसके पास कितना आएगा, कौन कितना यूज करेगा, एक्सेट्रा, उसकी लड़ाई ये हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब फेसेस ग्राउंड वाटर क्राइसिस मेनली बिकॉज ऑफ। को पता है पंजाब, हरियाणा, इन सब जगहों पे इरिगेशन यानी कि बेसिकली एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, और एग्रीकल्चर होने की वजह से यहाँ पे हम इरिगेशन बहुत ज्यादा करते हैं प्लांट्स पे। अब अगर इरिगेशन करेंगे तो इरिगेशन करने का मतलब क्या हुआ, कि हम लोग अगर ज्यादा कर रहे हैं मतलब हम ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, यानी कि हम फसल में कुछ ज्यादा पानी दे रहे हैं। वो ज्यादा पानी भी क्यों दे रहे हैं, आई होप आपको याद होगा, हमने पढ़ा था HYV सीड्स के बारे में। HYV सीड्स का मतलब क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ऐसे सीड्स जो कि हमको ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करके दे। और इसका मेन फोकस आपको याद है, वेट यानी कि गेहूं
और पैडी यानी कि चावल, इन दोनों की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए करा गया था। इन सीड्स की प्रॉब्लम ये थी कि अगर जो पहले हम सीड्स यूज करते थे ना, नॉर्मल आपके ट्रेडिशनल सीड्स, तो उसमें हमें पानी कम देना पड़ता था। इवन उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह भी कम लगते थे। लेकिन एचवाईवी सीड्स में आपको पानी भी ज्यादा देना होगा और आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह भी वो ज्यादा लगेंगे। तो इन दैट केस आपसे ये चीज यहाँ पर कही गई थी कि अगर इन सब का इस्तेमाल ज्यादा ही हो रहा है, तो इससे क्या होता है, ग्राउंड वाटर का जो डिप्लेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत जल्दी खत्म होता रहेगा। तो वही चीज यहाँ से कह रहे हैं कि वो क्यों हुआ, ग्राउंड वाटर की क्राइसिस वो क्यों हुई, क्योंकि आपने ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करा, आपने उसको बहुत ज्यादा ही एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के बारे में बात आ गया। व्हीट और पैडी, पेरेस में क्या चाहिए होता है, रिक्वायर क्या, कम पानी या फर्टिलाइजर्स नहीं या कम लेबर नहीं, पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं, नॉट टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इसका वो रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है, क्रॉप यील्ड बढ़ता है नहीं, इंप्रूवमेंट इन वाटर क्वालिटी नहीं, बल्कि क्या होते हैं, हेल्थ हजार्ड्स हो जाते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करोगे, उससे हेल्थ में बच्चा क्या आती है, प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20, द सीमेंट इंडस्ट्री इज कंसिडर, अब कहते हैं भैया सीमेंट इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है, क्या कंसिडर करते हैं इसको बेसिकली। इसका आंसर आपका रहेगा इको फ्रेंडली कहते हैं, या लीस्ट पोल्यूटिंग रहता है, या हाईली, यार ये अलार्म बज रहा है, हर क्लास में मेरे को ना ऐसी कोई चीज इरिटेट जरूर करती है, एक सेकंड रुको। ठीक है, एक सेकंड रुकना, लेट मी चेक इज एवरीथिंग ओके। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं आपसे यहाँ पर, कि सीमेंट इंडस्ट्री को क्या कंसिडर करा जाता है, क्या मानते हैं सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, बेसिकली इको फ्रेंडली, बिल्कुल नहीं। आपको याद है आपकी बुक में तीन केसेस, बेसिकली दो तीन केस थे आपके, सीमेंट का केस था, सिक्किम का केस था, और ओवर एक्सप्लॉइटेशन वाला जो ग्राउंड वाटर था पंजाब वाला, उसका केस था। तो उसमें से जो एक केस स्टडी यहाँ पे सीमेंट वाली थी, उसी से यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं यहाँ पर। तो कहते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री क्या है, हाईली पॉल्यूटिंग, लीस्ट पॉल्यूटिंग या नॉन पॉल्यूटिंग, भैया इट वाज हाईली पॉल्यूटिंग, बहुत ज्यादा हार्मफुल और बहुत फाइन डस्ट बेसिकली उसमें से निकलती है, जो कि बहुत नुकसान पहुंचाती है। प्लांट्स के अगर लीव्स पे बैठ जाए तो उनको नुकसान पहुंचाएगी, एनिमल्स और ह्यूमन बींग जब सांस लेंगे तो उनकी लंग्स में जाके उनको नुकसान पहुंचाएगी। एंड वैसे भी जो लोग इस टाइम दिल्ली में रहते हैं वो सब जानते हैं हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। ऑल्दो पॉल्यूशन मतलब ये नहीं कहूंगी कि भाई बहुत ज्यादा है, बिकॉज कुछ तो सोशल मीडिया की बनाई हुई हाइप है, बिकॉज इस टाइम पे नवंबर दिसंबर के टाइम पे हर बार हर साल ही पोल्यूशन होता है। इट्स नॉट लाइक कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, यानी कि एयर की क्वालिटी जैसी है ना, जैसे आप कई बार सुनते होंगे AQI 400 हो रहा है, AQI 350 हो रहा है, वो होता है AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि जितना ज्यादा कम होगा ना, उतना वो जो कंट्री है, जो भी स्टेट है, वो जगह सांस लेने में अच्छी है। अगर एयर क्वालिटी जितनी कम होगी, 10 है, 20 है, 50 है, तो उतना अच्छा है वो। लेकिन जो हमारे दिल्ली का है बेसिकली वो 300, 350, 400 पार करता है। तो कह रहे हैं भैया इस बार ऐसा हो रहा है और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, दिल्ली छोड़ दो, एयर प्यूरिफायर लगा लो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मेरा ऐसे लोगों से ये सवाल था, मैंने पहले भी एक बार बात बोली है, कि मेरा ऐसे लोगों से सवाल होता है कि क्या हर बार दिल्ली में इस टाइम पे क्या 50 QI होता है क्या, या 100 AQI होता है, हर बार हर साल का ही ये ड्रामा है। थोड़ा बहुत 20-30 ऊपर नीचे होता है, लेकिन सोशल मीडिया इतना बढ़ चुका है इस टाइम पे, इतना सब कुछ हो चुका है, मतलब कि मेरे को कोई खास समझ में नहीं आता कि इतना हवा क्यों बना रहे हैं इस चीज का। हर बार या हर महीने तुम लोग 50 या 60 के AQI पे नहीं रहते हो। अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, बिल्कुल काफी ठीक हो गया था, लेकिन नवंबर दिसंबर के टाइम पे हर बार, बिकॉज स्टबल बर्निंग होती है, यानी कि स्टबल बर्निंग का मतलब होता है, मान लो कोई फसल जब होती है ना पंजाब हरियाणा वगैरह में, तो फसल की जब कटाई हो जाती है ना, तो कटाई होने के बाद जो नीचे का जो बचता है सारा का सारा, जो सारा जिसे हम बोलते हैं, परेल बोलते हैं बेसिकली, उसको जला देते हैं ये लोग, ताकि बहुत जल्दी खत्म हो जाए। काटने में बहुत टाइम लगेगा इसको, तो खत्म करने के लिए जला देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जब वो क्रॉप, वो जो बेकार जो भी वेस्ट है, जब वो जल रहा है, तो धुआं बहुत उड़ता है, और उस धुएं की वजह से हर बार नवंबर दिसंबर के टाइम पे स्पेशली अब बहुत ज्यादा मतलब पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अब उसको ये लोग इतना बढ़ा देते हैं ना, जैसे कि हर साल भी इतना ही है भाई, हर बार कोई ऐसे 50, 70, 20, 30 नहीं होता है पेरिस की तरह। यहाँ पर रहता ही 200 प्लस है। समटाइम्स अगर 100 माइनस में हो जाए तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, वाओ, हमारे दिल्ली का ऐसा हो गया। फिर मैं फिर जाती हूँ छत पे,
तो मतलब ये चीजें होती है, बट भैया इतना बढ़ा देते हैं ये लोग हर एक चीज को आज के टाइम पे। चलो, तो कहते हैं फाइन डस्ट, मैंने बोला सीमेंट के प्रोडक्शन से बहुत फाइन डस्ट निकल के आती है। और इससे क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स या सिर्फ एनिमल्स या सिर्फ प्लांट्स इफेक्ट होते हैं, बल्कि इससे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सभी इससे जो है वो इम्पैक्ट होते हैं। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज फ्रेम्ड गाइडलाइंस टू रिड्यूस पॉल्यूशन फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्रीज? सीमेंट की फैक्ट्री से पॉल्यूशन को कम करने के लिए कौन सी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने गाइडलाइंस यानी कि कुछ प्रावधान वगैरह, कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह, कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लागू करे हैं? एंड दैट इज सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, वृक्ष आयुर्वेद इज रिलेटेड टू? वृक्ष आयुर्वेद, देखो वृक्ष के आपको नाम से पता चल रहा है कि वृक्ष यानी कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की, ट्रीज की, किसकी बात कर रहे हैं, एनिमल की बात तो नहीं करी गई। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी, प्लांट एंड ट्री केयर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर डिक्लाइनिंग यील्ड्स ऑन पेमास फार्म इनिशियली? अब आपको यहाँ पे आएगा वो सिक्किम वाला केस, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है, जहाँ पे इन लोगों ने पहले केमिकल का इस्तेमाल करते थे, फिर इनकी फसल कम हो रही थी, फिर इन्होंने ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर लिया, फिर इनकी फसल और कम हुई, लेकिन धीरे-धीरे करके उनकी इनकम बढ़ती गई, सब कुछ ठीक हो गया, प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गई। तो पहली स्टेट बन गई ये सिक्किम, जो कि ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करती थी, कोई भी केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करने लगी अपनी प्रोडक्शन करने के लिए क्रॉप्स में। तो बेसिकली कहते हैं क्या रीजन रहा था उसका, बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा इनिशियली केमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए जो इनका प्रोडक्शन था वो कम होने लगा था। तो इन लोगों को पता चला था कि हाँ जी, अब हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, अब देखो वही यहाँ पे क्वेश्चन है, विच फार्मिंग मेथड डिड सिक्किम गवर्नमेंट प्रमोट? अब गवर्नमेंट ने कहा था भैया अब तुम ये वाला मेथड फॉलो करो, कौन सा मेथड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पे तुम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करोगे, नॉर्मल ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, कि मैन्योर का, नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करोगे। एंड जिसमें क्या हुआ था, उन्होंने यूरिया या फिर डीडीटी वगैरह को यूज नहीं करा था एज अ पेस्ट रिपेलेंट। पेस्ट रिपेलेंट का मतलब क्या होता है भैया, जाहिर सी बात है अगर क्रॉप होंगी उस पे कीड़े मकोड़े ये सब आएंगे, उसे हम बोलते हैं पेस्ट। तो उसको हटाने के लिए, उनको वहां से भगाने के लिए क्या इस्तेमाल करा था पेमा की फैमिली ने, यूरिया या डीडीटी वगैरह तो वो केमिकल्स हो गए, तो उन्होंने क्या इस्तेमाल करा, उन्होंने किया था नीम और गार्लिक। आप समझ रहे हो, इनका इस्तेमाल उन लोगों ने करा था, तब जाके वो बेसिकली आपका लहसुन और ये नीम का इस्तेमाल करा था बेसिकली, तब जाके ये धीरे-धीरे करके वो खत्म हो गए थे उनमें से कीड़े। क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट है कि सिक्किम 100% ऑर्गेनिक स्टेट बनी थी, तो वो कौन सी बेसिकली क्या बोलते हैं इसको, कौन सी, अरे क्या है कि कौन सा ईयर, कौन सी ईयर में जो है वो बनी थी? तो आपको अभी मैंने बताया था 2016 में जो है सिक्किम पहली आपकी इंडिया की फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग की स्टेट बनी थी। एंड ये आप लोगों ने पहले, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 28, कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस था, कि जहां पे हमने सोलर पैनल्स को लगाने की बात करी थी बहुत बड़े स्टेज पे, वो कौन कौन सी कंट्रीज के बीच का एक लॉन्च हुआ था बेसिकली? तो उसका आंसर क्या होगा आपका, इंडिया यूएसए, इंडिया फ्रांस, इंडिया चाइना या फिर इंडिया जापान? तो क्या होगा इसके अंदर आपका, इंडिया और फ्रांस, इन दोनों ही कंट्रीज के बीच का ये एग्रीमेंट। हाँ, इसमें बेसिकली इनका मोटिव क्या था आगे बताऊंगी वैसे अभी। फिर भाटला सोलर पार्क इंडिया में यहाँ पर ये करा गया था। अच्छा, अब आप लोगों का जो एक छोटा-सा होमवर्क है यहाँ पे, कि आप लोग मुझे एक एमसीक्यू यहाँ पर ये बताओगे नीचे, बेसिकली एक आंसर आपका, कि भादला जो सोलर पार्क है वो, वैसे आपको पता होगा, बट ये फिर भी मुझे बताओगे कि भादला सोलर पार्क जो है वो कौन से स्टेट में है इंडिया की? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स से बताना, ठीक है? अच्छा, कहते हैं तो यहाँ पर इसमें क्या करने की बात करी गई, इंडिया के सोलर एम्बिशंस की बात दिखाई गया था इसके अंदर, कि इंडिया का जो सोलर एम्बिशन है, जहाँ पे हम लोग ये बात कहते हैं कि हम बहुत बड़े स्केल पे सोलर पैनल्स लगवाएंगे और उनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, एंड ताकि हम लोग रिन्यूएबल की तरह शिफ्ट धीरे-धीरे करके कर सके। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे कहते हैं इट फोकस मेनली ऑन, किस पे फोकस था, ऐसी कंट्रीज जिसमें अच्छी खासी धूप निकलती हो, यानी कि सनशाइन रिच कंट्रीज की यहाँ पर बात करी गई थी। समझ में आया जी? अब आपके यहाँ पे एमसीक्यू हुए पूरे। अब जरा देखो, अब आगे हम लोग मूव करेंगे आप लोगों के किस पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डू एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकेम रिसोर्सेज? अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम जो आपने क्वेश्चन आंसर्स कराए उसमें से 80% पेपर आया, उसमें 70% पेपर आया, और हमारे मार्क्स 36 आए आउट ऑफ 40, हमारे मार्क्स 98 आए, मतलब मुझे बहुत बहुत
बहुत अच्छा लगता है बाय हार्ट जब आप लोग ऐसे कमेंट्स करते हो कि मेरे पढ़ाए हुए नोट्स, मेरे पढ़ाए हुए, मेरे बताए हुए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ये सब आप लोगों के बहुत काम आए। एंड आल्सो आई एम करंटली प्रिपेयरिंग बिकॉज़ आपके इस वाले आपकी बुक के क्लास 8 के चैप्टर 1, 3, 4, 5, 6 एंड आई थिंक 7 का मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन इन सब के आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। सिर्फ 1-2 चैप्टर्स और रह गए हैं, 2 रह गया है और 7 का मैं श्योर नहीं हूँ अपलोड हुए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या नहीं हुए। नहीं हुए होंगे तो उसके भी हो जाएँगे। एंड उसके बाद आई एम प्रिपेयरिंग अ सीरीज जहाँ पे मैं इनके जो बिल्कुल ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 10-15 क्वेश्चन जो भी होंगे बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड उनकी एक अलग से वीडियोस लेके आया करूंगी। तो अगर ऐसा कुछ करूं तो आप लोग जरा कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, बताओ भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं। चलो, अब देखो कहते हैं कि भैया नेचर के जो एलिमेंट्स है वो रिसोर्स कब बनते हैं, और हमने पहले ही पढ़ लिया था इसको, एमसीक्यू बेस पे ही पढ़ा हुआ है कि वो तब बनेंगे जब ह्यूमंस उसको यूज करेंगे अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपनी जीवन शैली चलाने के लिए, और उन चीजों को कंज्यूम और उनका इस्तेमाल करेंगे उनको कंज्यूम करने के लिए। अच्छा जी, ठीक है। कहते हैं नेचर का मीनिंग बताओ आपको, कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसोर्सेज क्या हम मतलब बेसिकली नेचर का मतलब क्या है सिंपल सी भाषा में, तो कहते हैं नेचर में यहाँ पर सारे ही लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स आ गए जो कि ह्यूमन बीइंग से अलग रहते हैं, ह्यूमन बीइंग से अलग हैं, जो कि एनिमल्स हो गए आपके, प्लांट्स हो गए आपके, ये सब किसका पार्ट है, जाहिर सी बात है आपका नेचर का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई आर ट्रीज नॉट ऑलवेज ऑलवेज कह रही ऑलवेज कंसिडर्ड रिसोर्सेज, एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। कहते हैं ट्रीज को हमेशा हम रिसोर्स क्यों नहीं कहते हैं, बिकॉज हमने बोला भैया ट्रीज को हम रिसोर्स इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि रिसोर्स तभी बनता है जब उसको ह्यूमन बींग्स इस्तेमाल करे। अगर उस ट्री को वो काटे और काट के उससे फर्नीचर बनाए या कोई भी सामान उससे बनाए, तब उसे हम कहेंगे हाँ जी भैया वो हमारा रिसोर्स है। अगर वो ट्री बस वो ट्री है तो वो नेचर का पार्ट है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, तब वो बनेगा आपका रिसोर्स। ये बात याद रखना, जब तक ह्यूमन बींग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे कोई भी पर्टिकुलर चीज रिसोर्स बनेगी ही नहीं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वाटर एयर सॉइल ये एसेंशियल ह्यूमन रिसोर्स क्यों है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एयर हमें सांस लेने के लिए चाहिए, जीने के लिए हमको पानी पानी भी चाहिए साथ साथ पीने के लिए, और जीने के लिए हम जिस लैंड पे रहेंगे, बिकॉज हम लोग परियां नहीं है जो हम जल में रह ले, हम लोग ऐसे बहुत हल्के नहीं है कि हम लोग स्पेस में रह ले, तो हम लोग क्या क्या था वो क्या था, तो हम लोगों को कहाँ रहना पड़ता है, हम लोगों को लैंड पे रहना है, हम लोग को उस मिट्टी पे रहना है, जाहिर सी बात है। और इसी मिट्टी पे जो है खाना उगता है, खाना कौन उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, और हमें वो खाना है, तो बेसिकली हम इनके बिना नहीं रह सकते। कहते हैं भैया एनर्जी जरूरी क्यों है, अगर एनर्जी नहीं होगी तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, आप कहीं जा नहीं पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एनर्जी नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आप इस टाइम पे मुझे नहीं देख पा रहे होंगे, किसी और की वीडियोस नहीं देख पा रहे होंगे, आप बेसिकली कुछ भी नहीं कर पा रहे होंगे, आप अंधेरे में बैठे होंगे पूरे टाइम, मतलब बिकॉज अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो क्या लाइट, क्या चार्जर, क्या टीवी, क्या फोन, क्या लैपटॉप, क्या काम, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं है फिर, है ना। देखो ये आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी कि रिस्टोरेशन क्या होता है और रीजनरेशन क्या होता है, जब आप अब सामान खराब करते हो बेसिकली उसको और फिर उसकी कंडीशन में वापस लेकर आते हो उसको, उसे हम बोलते हैं क्या, रिस्टोरेशन। ठीक है। और रीजनरेशन क्या था, जो नेचर की खुद की एबिलिटी है नई लाइफ को क्रिएट करने की, नई कंडीशंस को क्रिएट करने की। इकोसिस्टम क्या होता है इससे पहले भी समझाया है, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने नोट्स में भी मेंशन कर रखी थी आप लोगों के, और वहीं से उठा के मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दी है, बिकॉज जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो यहाँ पे उन आंसर्स को समझ सकते हैं। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स ये सब है वहां पर, और सबका आपस में क्या हो रहा है, वो इंटरेक्शन हो रहा है ना। जो भी नॉन लिविंग बींग्स है और जो लिविंग बींग्स है। नाउ प्लीज रिमेम्बर, मैं यहाँ पे थिंग नहीं कह रही हूँ, थिंग नॉन लिविंग थिंग, थिंग मैंने पहले ही बोला हुआ है, थिंग का मतलब तो टेबल चेयर ये सब भी हो जाएगा, लेकिन मैं कह रही हूँ नॉन लिविंग बींग। जब बींग वर्ड आ गया यानी कि लिविंग जो भी चीजें हैं, जो बीइंग वाली है, मतलब जो भी हमको नेचर से मिला है, बेसिकली हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर लिविंग बीइंग है तो वो वहां पर हो जाएगा आपका प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग। लेकिन अगर नॉन लिविंग बीइंग्स है तो यानी कि वहां पर आपका एयर, वाटर, सनलाइट, मिनरल्स ये सब जो नेचर से मिला है। लेकिन अगर लिविंग थिंग है तो थिंग में तो फिर वही प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग है, चीज है कोई, तो वो टेबल चेयर फैन लैपटॉप टीवी कुछ भी हो सकता है। ये बात प्लीज याद रखना।
तो कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे नॉन लिविंग बीइंग्स का लिविंग बीइंग्स का आपस का इंटरेक्शन हो रहा हो, प्लांट्स से हमें बेनिफिट हो रहा हो, प्लांट्स से एनिमल्स बेनिफिट ले रहे हो, प्लांट्स को हमसे भी बेनिफिट हो रहा हो। प्लांट्स को हमसे बेनिफिट कैसे होगा? बिकॉज़ हम जो CO2 छोड़ते हैं, प्लांट्स उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में लेते हैं, प्रोड्यूस फूड और ऑक्सीजन। वो उनका भी काम हुआ। फिर हम सब आपस में रह रहे हैं तो हमें एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और इंडस्ट्रीज के लिए मिनरल्स भी चाहिए, और काम के लिए खेती चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए, सॉइल चाहिए। सबका आपस में जो इंटरेक्शन हो रहा है, इस प्रॉपर सिस्टम को हम कहते हैं इकोसिस्टम। बिकॉज बेसिकली एक तरीके से हम सब आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 9, मेंशन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड नियर नेचुरल रिसोर्सेज। कि अगर कोई ऐसी बेसिकली इंडस्ट्रीज जो होती हैं, अगर आसपास कहीं नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इंडस्ट्री उसके आसपास सेटअप क्यों होती? जाहिर सी बात है, उनको आराम से अपना कच्चा माल मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज वहां के रहने वाले लोगों को वो मिल जाएगी यहाँ से। तीसरी बात, अब वो आराम से उस वाले आसपास की एरिया की डेवलपमेंट हो सकेगी। चौथी बात, अगर वो जहां पर रिसोर्स है, अगर वहीं पे इंडस्ट्री सेटअप करेंगी, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट रहेगी वो भी कम हो जाएगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज डज नॉट गारंटी प्रोस्पेरिटी? आपने पढ़ा हुआ है ना वो नेचुरल रिसोर्स कर्स, कि जहां पर जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कंट्री में या आपके एरिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, आप अमीर ही अमीर होगे, जरूरी नहीं है। अगर कई जगहों पे ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन तब भी होप इसकी आवाज ना आई हो आप लोगों को। वैसे मैंने चेक किया था, माइक कैप्चर का इसको नहीं करेगा, इसको हटा देगा, बट स्टिल बहुत तेज आवाज है, मशीन की आवाज। अम, क्या कह रही थी मैं? भूल गई। हाँ, कि ठीक है, तो कई जगहों पे ऐसा होता है बेसिकली कि वहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन तब भी वहां पर ग्रोथ नहीं होती है, बिकॉज शायद से वो लोग उन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, या उनको सही जगह पे लगा नहीं पाते। इस वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया ने कैसे अवॉइड करा है इस कर्ज को? कि उन्होंने इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करा है, ऐसे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करा है जो कि जो भी वहां पे नेचुरल रिसोर्स है उसका इस्तेमाल करके उससे गुड्स प्रोड्यूस करती हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। तो वही यहाँ पर इसलिए इस तरह से इंडिया तो इस कर्ज से बच गया था। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन करो कैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हेल्प करती है सॉइल के कंजर्वेशन में। आपको बताना है कि जो पहले की प्रैक्टिसेस थी, जो हम पहले करा करते थे बेसिकली, या बहुत कम स्केल पे आज भी होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग बेसिकली, तो किस तरीके से सॉइल को कंजर्व करने में हेल्प करती है। तो कहते हैं भैया, क्योंकि जो पहले की फार्मिंग की प्रैक्टिसेस थी ना, वो हमारी भूमि को माँ मानती थी, ना कि एक एक्सप्लॉइटेशन का जरिया। ठीक है, वो उनके लिए माँ था, मातृभूमि का बहुत ज्यादा वो था। तो वो लोग उस टाइम पे केमिकल्स का इस्तेमाल इतना करते ही नहीं थे। वो लोग काउ डंग का, अभी मैंने बताया था आपको, मल्चिंग का, नेचुरल फर्टिलाइजर्स का, मल्टी क्रॉपिंग, यानी कि एक साथ कई सारे 2-3 क्रॉप्स को ग्रो करना, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी रीगेन हो सके, अच्छी हो सके। तो वो लोग यहाँ पे करते थे उस चीज को। इससे वो लोग करते थे तो सॉइल जो है वो रिप्लेनिश होती थी, दोबारा से अच्छी बनती थी, उसकी फर्टिलिटी रीगेन होती थी, तो बढ़िया था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर? कि ग्राउंड वाटर के बहुत ज्यादा एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स बेसिकली हुई है? तो क्या प्रॉब्लम होती है जब हम बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं? उसमें फर्स्ट आपका होगा ओवर एक्सट्रैक्शन लोअर द वाटर टेबल। कि ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से अगर हम पानी को बहुत ज्यादा निकालते हैं नीचे, जाहिर सी बात है क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा, तो पानी जो है वो कम हो जाएगा। अगर पानी कम हो गया तो पानी कम बचेगा, अगर पानी कम बचेगा तो आप अगर उस कम पानी को निकालोगे तो आपकी कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। मैंने पहले पढ़ाया हुआ है चैप्टर के दौरान आप लोगों को, कि जब पानी कम लेवल पे पहुंच गया है, हमने देखा था वो एक केस स्टडी जिसमें ये था कि वो 30 मीटर के लेवल तक पहुंच गया है। अगर वो इतना कम पानी पहुंच गया है, अब अगर आप उसको निकालोगे, अब नीचे क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्थ के केमिकल्स वगैरह हैं। अगर आप यहाँ से पानी निकालोगे, जाहिर सी बात है केमिकल्स बहुत ज्यादा आएंगे आपके पानी में, तो आपके हेल्थ की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी उस चीज से। तो ये भी यहाँ पर चीज होती है। किस तरीके से आप इसको रिस्टोर कर सकते हो, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में, कि मेंशन एनी टू मेथड्स टू रिस्टोर दैट। कैसे रिस्टोर करोगे? एक तो वाटर की हार्वेस्टिंग करो, पॉन्ड्स टैंक्स को दोबारा से भरो, और कम से कम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करो। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डिड फार्मर्स इन पंजाब बिगिन टू एक्सट्रैक्ट मोर ग्राउंड वाटर? कि जो पंजाब के फार्मर्स हैं वो ज्यादा ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने में क्यों लगे हुए हैं, वो क्यों चाहते हैं
ज्यादा पानी को एक्सट्रैक्ट करना, बिकॉज मैंने बताया था आप लोगों को H5 सीड्स के बारे में, जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर आई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका MS स्वामीनाथन जी लाए थे, ये भी आपको आई होप याद होंगी, चीज 1960s में आया था, बेसिकली 1965 में उसके अराउंड तब आया था, जहाँ पे H5 सीड्स का इस्तेमाल करा गया था। उनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से उसकी नीड्स को पूरा करने के लिए ग्राउंड वाटर से वो लोग पानी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई इज सीमेंट प्रोडक्शन हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। मैंने बताया था कि सीमेंट जब प्रोड्यूस होती है तो बहुत ही हार्मफुल, बहुत ही फाइन डस्ट यहाँ से निकलती है, जिसकी वजह से एयर बहुत पोल्यूशन होता है उसका, लंग्स पे डैमेज करती है ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की, और प्लांट की लीव्स पे अगर जाके बैठ जाए, जाहिर सी बात है उससे भी क्रॉप हमारी खराब हो जाती है, सॉइल भी पल्यूट हो जाएगी, अगर सॉइल पल्यूट हो गई हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी। व्हाट रोल डज द CPCB प्ले इन सीमेंट प्रोडक्शन, ऊपर ही बताया था MCQ में कि CPCB यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या करती है, इसने बेसिकली सीमेंट से होने वाली क्या बोलते हैं उसको, जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए गाइडलाइंस वगैरह उसको इशू करा हुआ है। फिर वृक्ष आयुर्वेद क्या होता है, ऊपर बताया था कि एक बहुत पुराना बोटानिकल साइंस है बेसिकली, जो कि ट्रीज की और प्लांट वगैरह की इन सब की स्टडी करना, इनका ध्यान रखना, इन सब पे बेसिकली फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 19, दो प्रैक्टिसेस बताओ जो कि पेमा की फैमिली ने करी अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक हमने पढ़ी थी, उन्होंने पेस्ट रेपेलेंट में नीम का और गार्लिक वगैरह का इस्तेमाल करा था, और एक यहाँ पे होगा कि कंपोस्ट का, मैन्योर वगैरह का इस्तेमाल करना रेदर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। कंपोस्ट क्या होता है, जो नेचुरली बनता है, नेचुरल खाद जिसे हम बोलते हैं। फॉर सपोज आपके घर में जो भी आप सब्जियों का, सब्जी मतलब बेसिकली जो आप सब्जी काट रहे हो, घीरा, खीरा कहते हैं, घिया, तोरी, कुछ भी यहाँ पे XYZ, कोई भी सब्जी, कोई भी फल फ्रूट कुछ भी है, उसके छिलके छिलके आपने इकट्ठे करे, आपने घर का सारा सामान, सपोज वो आपका चाय पत्ती हो गई, या कोई भी, मतलब बेसिकली बिकॉज मेरे फादर को बहुत शौक है थोड़ी बहुत वो करने का, तो प्लांटिंग वगैरह तो वो करते रहते हैं ऊपर छत पे, तो प्लांट्स में तो पापा यही करते हैं बेसिकली, कि जो भी हमारे पास जो भी ट्रीज का जो होता है, जब हम सब्जी काटते हैं या हम जो फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, उसके जो छिलके होते हैं, चाय पत्ती होती है, कुछ भी ऐसा होता है ना, पापा सब लेके जाके, इस बाल्टी है ऊपर जहाँ पे कंपोस्ट बनाते हैं हम लोग, उस बाल्टी में सब कुछ डाल देते हैं, हम उसको पैक कर दिया, नीचे से हल्का सा होल करते हैं, ताकि जो भी उसका निकला उसको डिकम्पोज हुआ, बिकॉज अब वो नेचुरल है सब कुछ, तो कीड़ा मकोड़ा उसके अंदर पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, उसके लिए हम लोग नीम वगैरह भी उसमें ऐड कर देते हैं, ताकि ज्यादा वो ना, वो चीज कीड़ा मकोड़ा ज्यादा वो चीज दिक्कत ना करे। फिर बाल्टी के नीचे में हल्का छेद कर रखा होता है, जिसमें से जो भी उसका जूस वगैरह होगा, जो लिक्विड निकलेगा, वो सब वहां से नीचे आ जाएगा, एंड फिर वो बिल्कुल नेचुरल होता है। उसको प्लांट्स में डालोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बेसिकली वो सब क्या है, बहुत नेचुरल चीजें हैं। ठीक है जी। अब देखो बच्चा, हम नेक्स्ट आपकी बात करेंगे यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की, इस पे जरा हम शिफ्ट कर जाते हैं। ज्यादा लंबा नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, 10 क्वेश्चन है मात्र। क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले बता चुकी हूँ, तो बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि नेचर जो है रिसोर्स कब बनती है, तो कंडीशंस बताओ, तो बता चुकी हूँ नेचर रिसोर्स कब बनेंगे, जब ह्यूमन बींग्स उसका इस्तेमाल करें, उसको कंज्यूम करें। और कब बनेगी, कौन सी कंडीशन थी उसके लिए, तीन कंडीशंस थी, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, कि टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच जाए, इकोनॉमिकली फिजिबल, जब उसको हम प्रोड्यूस करें या उसको हम एक्सट्रैक्ट करें तो प्रॉफिटेबल हो, और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करे, यानी कि कल्चरली एक्सेप्टेबल। तीनों में से अगर कोई एक भी नहीं होगी तो वो रिसोर्स नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आपको एक्सप्लेन करना है कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि सनलाइट, वाटर, हम उससे क्या करते हैं, उससे हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, कर रहे हैं ना हम ये चीजें, वही यहाँ पर कह रहे हैं, इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं, उससे एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, और उस एनर्जी से हम लोग बिल्डिंग चलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है हमारे, इस चीज हम लोग करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, आपको कैटेगरीज बतानी है नेचुरल रिसोर्सेज की, उनके यूजेस के बेसिस पे। ये मैंने आप लोगों को नोट्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, हमने इन कैटेगरीज की बात बेसिकली कर रखी थी, कि रिसोर्सेज जो कि जीने के लिए एसेंशियल हैं, बहुत जरूरी है, आपका एयर, वाटर एक्सेट्रा जो चीजें थी, सनलाइट वगैरह। रिसोर्स जो मेटीरियलिस्टिक है, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि कोई और चीज बनाने में हमें एज अ कच्चा माल के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉटन हो गया, वुड हो गया, ये सब चीजें। और एनर्जी के रिसोर्सेज, कि ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली, तो वो हमारे हो गए आपके एनर्जी के रिसोर्सेज। तो वो यहाँ पर इसका भी जो है क्लासिफिकेशन है, अब चाहो तो वो यहाँ पे लिख दो, चाहे फिर ये वाला छोटे वाला आंसर यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ रिन्यूएबल रिसोर्सेज समझाना है, तो ये पहले भी समझा चुकी हूँ।
रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि जिसका इस्तेमाल आप दोबारा से कर सको, जो बहुत जल्दी से अगर एग्ज़ॉस्ट हो जाए, तो बहुत जल्दी से दोबारा से बन जाएँगे, खुद को रिप्लेनिश कर लेंगे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एटसेट्रा ये सब वहाँ पे हो गईं। लेकिन यहाँ पे एक लाइन मैंने इसलिए मेंशन करी थी, अगर आप इनका इस्तेमाल सही से नहीं करोगे, अगर आप इनका इस्तेमाल भी सही से नहीं करोगे, तो क्या होगा? ये भी जो है बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बिकॉज़ अगर आपने इसका इस्तेमाल भी सही से नहीं करा और आप पूरे तरीके से इन पे डिपेंड बेसिकली अगर उनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो, इनका कम कर रहे हो या अगर उनका कम कर रहे हो, इनका ज़्यादा कर रहे हो, हर एक चीज़ से जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कि आप इनको वेस्ट करो, आप इनका भी सही तरीके से इस्तेमाल करो। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एंड द नीड टू यूज देम जुडिशियसली। बेसिकली आपसे यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करना है और हमें उसका इस्तेमाल इतना सही तरीके से, इतना केयरफुली क्यों करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो कहते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ना, मैंने बताया था नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं, जो कि बहुत अगर एक बार खत्म हो जाएँ तो दोबारा बनने में बहुत टाइम लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है हमें इनका केयरफुल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज़ अगर ये एक बार खत्म हो गए, तो दोबारा से बनने में बहुत प्रॉब्लम होगी। जैसे हम आज आज के टाइम पे कहते हैं ना एक चीज़ कि जो कोल के रिज़र्व्स हमारे पास बचे हुए हैं, वो सिर्फ़ 50 साल तक रहेंगे। अराउंड अराउंड 2075 तक या बहुत मैक्स 80 तक, उसके बाद नहीं रहेंगे। तो हमें उन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ का बहुत सही तरीके से, बहुत केयरफुल रूप से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम आगे के लिए भी वो बचा रहे, सस्टेनेबली से उसका इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 6 हाउ डू ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड वाटर सिक्योरिटी? कहते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, यानी कि जो हम लोग काम करते हैं, हमारी कौन सी हरकतों की वजह से रिन्यूएबल रिसोर्सेज या पानी जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। देखो मैंने पहले ही बोला है कि जो हम लोगों की एक्टिविटीज होती है ना ऐसे बहुत सारी, कि हम लोग बार बार इंडस्ट्री से पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जो नॉर्मल साइकिल चल रही होती है ना गैसेस की। फॉर सपोज अगर हमने पेड़ बहुत काटे, अगर पेड़ काटे तो ये आपको पता है CO2, क्योंकि वो जो पेड़ होते हैं वो CO2 को इनहेल करते हैं, एज आई टोल्ड, जब खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अगर आप पेड़ काट रहे हो, यानी कि एनवायरमेंट में CO2 की मात्रा बढ़ रही है। अगर CO2 की मात्रा बढ़ रही है तो आपको पता है उससे क्या प्रॉब्लम होगी, बिकॉज़ CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, तो वो जो हीट होगी उसको ट्रैप कर लेगी। अगर उसने हीट को ट्रैप कर लिया, तो अभी आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम होगी उससे, तो बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स की मेल्टिंग हो जाएगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो जाएँगी बिकॉज़ हीट बढ़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों की वज़ह से क्या होता है, हमारी एक्टिविटी इन सब चीज़ों को यहाँ पर प्रॉब्लम में डाल देती है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आपने रिसोर्सेज का बेसिकली जो कहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो क्योंकि हर जगह पे बहुत इवनली यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा है कहीं पर बहुत कम है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है, बेसिकली कैसे प्रॉब्लम होती है। कहते हैं इससे प्रॉब्लम आती है ह्यूमन की सेटलमेंट्स में। हमने बोला है कि जहां पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होंगे, वहाँ पर सेटलमेंट बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पे लोग बाग रहेंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ वहाँ पे जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होंगे, वहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होगा। उस स्टेट के या फिर उस कंट्री के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, उनसे कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखी है, तो ये आपको याद रखनी होगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं एक्सप्लेन करो हाउ शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्स कैन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी बताया था हमने कावेरी वाटर का डिस्प्यूट हुआ था, जो कि आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी वगैरह के बीच में, इन स्टेट्स के बीच में, कि आखिर उसका कौन कितना इस्तेमाल करेगा, उसके बीच में एक इशू हुआ था। तो वही हमने बता रखा है, कई बार क्या होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, भाई क्या पता पानी तो ऐसे बह रहा है, उसे क्या पता वो कौन सी स्टेट की कौन सी कंट्री की बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है। फॉर सपोज आपको पता है जो हमारी इंडस नदी है, वो भी तो बह रही है ना, वो बहते हुए इंडिया में भी बह रही है, पाकिस्तान में भी बह रही है। अब उसे क्या पता कौन सी मैं कंट्री क्रॉस कर रही हूँ, बट वो तो अपना बह रही है। उसकी वजह से कई बार क्या होता है, उसको शेयर करने की वजह से स्टेट्स के बीच में या फिर कंट्रीज के बीच में कई बार इश्यूज हो जाते हैं, उसकी यहाँ पर बात करी हुई है। कहते हैं व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स नेसेसरी, कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें रिसोर्सेज का बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, सस्टेनेबल तरीके से करना चाहिए, केयरफुल तरीके से करना चाहिए। तो ये बात हम बार बार क्यों कहते हैं, तो ये पहले ही बता चुकी हूँ। अगर हम रिसोर्सेज का सही तरीके से, सस्टेनेबली, बहुत सही तरीके से, केयरफुली, जुडिशियसली इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे। और अगर रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो सस्टेनेबल यूज ना करने की वजह से, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो बचकर नहीं रहेंगे, और इसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती हैं, बायोडायवर्सिटी का लॉस हो सकता है, क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स हमारे पास हो सकती हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस करो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन इन पंजाब। कि जब पंजाब में ग्राउंड वाटर का आपने बहुत ज्यादा उसका एक्सट्रैक्शन कर लिया, तो जब हम किसी भी चीज को बहुत ज्यादा कर लेते हैं, दैट मीन्स हम उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, उस पर अत्याचार काइंड ऑफ कर रहे हैं, उसको ओवर यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि क्या परिणाम पंजाब को फेस करने को मिले हैं। तो हमको पता चला था कि मैं देखा था कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल था ना, वो 30 मीटर मैंने कहा था इतनी डेप्थ तक पहुंच गया था। एंड जिसकी वजह से उसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया था, एंड अगर निकालेंगे तो बहुत कॉस्टली भी होगा। और निकालने से मैंने कहा था कि नीचे से केमिकल्स वगैरह जो है वो उसमें मिल जाएँगे अब, तो हेल्थ में भी प्रॉब्लम वहाँ से आ जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है। फिर एक पॉइंट यहाँ पे था कि नियरली 80% जो पंजाब था ना, उसको बोला गया था कि वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। उन सब जगहों पे पानी का एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा करा जा रहा है। इसकी वजह से आने वाले टाइम में पानी की बहुत कमी हमारे पास हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी, बिकॉज़ वाटर की सिक्योरिटी हम सही रूप से नहीं कर रहे हैं और ना ही सस्टेनेबल तरीके से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन करो कि सिक्किम किस तरीके से एक मॉडल बना सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना। सिक्किम ने क्या किया था भैया, हमने कहा था कि प्रमोट करी थी ऑर्गेनिक फार्मिंग। गवर्नमेंट ने कहा था, गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि भाई जो फार्मर्स है ना, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना बंद कर दो। जब ऐसा हुआ, तो उन लोगों ने इनिशियली देखा कि उनकी प्रोडक्शन बहुत गिर गई, सही से प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है, बढ़िया नहीं है, नहीं हो पा रहा सब कुछ, लेकिन जो सॉइल थी ना, वो रिकवर हो रही थी, बिकॉज केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तब उन लोगों ने देखा धीरे-धीरे करके उनकी इनकम बढ़ी फार्मर्स की। इवन ये कहा गया था कि ऑन एन एवरेज उनकी इनकम बाद में 20% बढ़ गई थी। अगर पहले वो लोग ₹100 कमा रहे थे, तो अब वो लोग ₹120 कमा रहे थे। तो उनकी इनकम बढ़ गई बेसिकली, ये कहा गया था। और फार्मर ने नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, मल्टी क्रॉपिंग, मल्चिंग ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया था। बेसिकली मतलब एवरीथिंग वाज़ सो प्योर, बहुत नेचुरल था मतलब। जिसकी वजह से मैंने कहा था 2016 में सिक्किम जो है पहली इंडियन स्टेट बनी थी, जो कि 100% ऑर्गेनिक स्टेट बन चुकी थी। एंड जिसकी वजह से क्या हुआ था, बायोडायवर्सिटी बहुत इंप्रूव हुई, प्लांट्स एनिमल्स वहाँ पे अच्छे खासे आए। सिक्किम जो है बहुत टूरिज्म की, लोग बागों की आने की जगह बन गया। एंड एज आई टोल्ड यू कि फार्मर्स की इनकम जो है अराउंड अराउंड 20% से इंक्रीज हो गई थी, बढ़ गई थी। वेरी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है आपको, रोल ऑफ आईएसए का इन प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी। जैसे मैंने बताया था अभी कि आईएसए जो है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अलायंस है, गठबंधन काइंड ऑफ फॉर्म हुआ है ये। इंडिया और फ्रांस दोनों ने साइन किया था इसको इन द ईयर 2015। इसमें ये था कि जो भी ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास बहुत ज्यादा सनशाइन रहती है, अच्छी खासी धूप निकलती है उन कंट्रीज में हम लगवाएंगे सोलर पैनल्स। वो लगेंगे। और जिसकी वजह से उन कंट्रीज में क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है कि अगर वहाँ पे सोलर पैनल्स लगेंगे तो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज आप बढ़ा रहे हो। अगर आप वो बढ़ा रहे हो, से वो जनरेट होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका पोल्यूशन भी कम फैलेगा और वो काफी फायदेमंद भी होगा आपके लिए। जाहिर सी बात है, पोल्यूशन नहीं होगा, एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, एक्सेट्रा ऑल दोस थिंग्स। वो चीज़ें यहाँ पर होंगी। तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया था कि वो उन कंट्रीज़ को थोड़ा-सा पैसों में हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजी में हेल्प कर देंगे। ये नहीं कि भैया हम आपको प्रॉपर लगवा के ही दे देंगे, लगवाया जाएगा से मेरा मतलब है कि आपकी हेल्प करी जाएगी उस चीज़ में। एंड ऑल्सो फिर ये कहा गया था कि उससे क्या होगा कि आप फॉसिल फ्यूल से हटकर, यानी कि आप नॉन रिन्यूएबल से हटकर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाओगे, और जिससे एनवायरनमेंट को और कंट्री को, आपकी इकोनॉमी को, सबको ही यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, वो और फ़ायदा ही पहुँचेगा। समझ में आया जी? एंड दैट वाज़ बच्चा होल ऑफ योर चैप्टर, ऑल ऑफ योर चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो आप लोगों को, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ इस चीज़ को। एंड येस, अगर आप लोग चाहते हो, एक तो मैंने आपसे जो जो क्वेश्चन पूछे वो मुझे बताना ज़रूर कि जो भाडला सोलर पार्क है, क्या बोल रही हूँ मैं, पार्क है बेसिकली, वो कौन से स्टेट में है, ये आप लोग मुझे बताना। एंड अगर आप लोगों ने कुछ और वीडियोस आप लोगों को चाहिए हो जो आपको ना दिख रही हो, आपको समझ में ना आ रहा हो, किसी और का आपको मेरे से पढ़ना हो कुछ इस टाइप से, जैसे बच्चे बोलते हैं, तो ऐसा कुछ हो, तो जस्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू कि यू आर फ्री टू आस्क, यू आर फ्री टू से एनीथिंग, और बता के जाओ वहाँ पे क्या चीज़ें हैं। ऑल्सो प्लीज डोंट से कि मैं आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो कुछ टाइम से कमेंट्स का। आई नो रिप्लाई अभी नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आप लोगों को पता है कि मैं कई चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ अभी एक साथ। एंड मेरे को बिल्कुल भी मौका नहीं लग रहा है। एंड आई ऑल्सो हैव माई एग्जाम्स करंटली चल रहे हैं, अभी मंडे को एग्जाम है दोबारा मेरा, फिर ट्यूजडे को फिर से है, फिर फ्राइडे को फिर से है, संडे को फिर से है, तो आई एम नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू रिप्लाई ऑल दोज कमेंट्स। लेकिन हाँ, मैं अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं सीन कर लेती हूँ, बट रिप्लाई कई बार नहीं कर पाती हूँ। तो आप लोग मुझे बता दो, जैसा भी आप लोगों को हो, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो, कुछ भी चीज़ें हो, बाकी मैंने बता दिया कि मैं क्या और लाने का आपके लिए प्लान कर रही हूँ। सो या थैंक यू सो मच बच्चा, एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ठीक है।